जय हिंद बच्चों। शुरुआत करने वाले हैं आज हम विलेयता के बारे में। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं विलेयता। हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं विलेयता किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं विलेयता होती क्या है। मान लेते हैं बच्चे कि कोई बिलियन है, सॉरी विलायक मानेंगे, बिलियन नहीं लेके चलेंगे बच्चे। मान लेते हैं यहाँ पे विलायक है और विलायक के लिए हमने यहाँ पे मान लेते हैं बच्चे जल ले लिया, और जल टोटल कितने ग्राम है बच्चे, तो इस 100 ग्राम में। ध्यान समझिएगा बच्चे, यहाँ पे जल लिया गया है और जल कितने ग्राम लिए हैं बच्चे, तो आप बोलेंगे 100 ग्राम। ठीक, फिर आगे समझेंगे करना क्या है। आपको बताया गया है कि विलायक में जिसको घोला जाता है वह विलेय होता है। तो हम यहाँ पे विलेय के रूप में हम यहाँ पे चीनी या नमक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं नमक ले लिया गया या फिर चीनी को ले लिया गया। बच्चों समझते चलिएगा, आप लिए हैं 100 ग्राम जल अर्थात विलायक, जिसमें हम नमक या फिर चीनी को घोल सकते हैं और नमक या चीनी विलेय है। ठीक, तो इसको समझेंगे। आप इस 100 ग्राम जल में, समझिएगा लाइन को ठीक से, आप इस 100 ग्राम जल में इस नमक या चीनी की कितनी मात्रा को घोल सकते हैं। अगर यहां पे 5 ग्राम को घोला जाए तो उसे आप विलेयता बोल देंगे। मतलब ऐसा समझिए कि इस 100 ग्राम जल में नमक और चीनी को जितना आप घोल सके वह उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। ठीक, तो परिभाषा समझते हैं होती क्या है। किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। संतृप्त करने का मतलब यही होता है बच्चे कि आप यदि 100 ग्राम विलायक लिए हैं, अर्थात विलायक के मतलब जल को लिए हैं, तो आप उस जल में चीनी की अधिकतम कितनी मात्रा घोल सकते हैं। जैसे आप जल लिए हैं, चीनी को आप घोलते जाओ, आप घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, तो एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पे चीनी घुलना बंद हो जाती है, अर्थात अब और चीनी को घोला ना जा सके, तो वही आपका होता संतृप्त विलयन। ठीक बच्चे, मतलब बड़ी अब और अतिरिक्त चीनी या नमक को उस विलायक में घोला नहीं जा सकता, तो उसे हम कहते हैं उसे कहते हैं विलेयता। समझ गए होंगे बच्चे। आगे हम पढ़ेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चे ताप का प्रभाव। विलेयता पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, ठोस की विलेयता को यदि आपको समझना है तो ठोस की विलेयता को समझने के लिए 2 प्रक्रम हैं। इस 2 प्रक्रम को समझने के लिए बच्चे आपको 2 परिभाषाएं आनी चाहिए। एक होता है बच्चों ऊष्मा छेपी और एक होता है ऊष्मा शोषी। बच्चों ऊष्मा छेपी होते क्या हैं, ऊष्मा छेपी वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। परिभाषा फिर से समझिएगा, ऊष्मा छेपी होता क्या है। ठीक, तो वे पदार्थ जो ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं उसे आप ऊष्मा छेपी पदार्थ कहते हैं। ठीक बच्चे, समझ गए होंगे। जैसे आप लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड का नाम सुना होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो उससे ऊष्मा क्या होती बच्चे, उत्सर्जित होती है। ठीक बच्चे, चलिए अब अगला है ऊष्मा शोषी होते क्या है। तो वे पदार्थ जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं बच्चे। ठीक, वे पदार्थ जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं वे ऊष्मा शोषी पदार्थ कहलाते हैं। तो चलिए बच्चे देखते हैं ऊष्मा छेपी पदार्थ क्या होते हैं। अब ऊष्मा छेपी पदार्थ हमने आपको बता दिया कि ऊष्मा छेपी पदार्थ से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात बाहर निकलती है, अर्थात त्याग होती है। अब जब किसी पदार्थ से ऊष्मा पहले से निकल रही है तो आपको उसको अतिरिक्त ऊष्मा देने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो उसके ताप को कम करने की जरूरत होती, बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। तो यही लिखा गया, यदि पदार्थ ऊष्मा छेपी है तब ताप को यदि आप बढ़ाएंगे तो विलेयता का मान कम होगा।
फिर समझना इस लाइन को बच्चे, अगर पदार्थ ऊष्माक्षेपी है तो ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता का मान क्या हो जाएगा बच्चे, घट जाएगा अर्थात कम हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, जैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH, एक क्षार है बच्चे। यहां पे अगर इसको घोलना है तो इसको ताप को बढ़ाने के बजाय ताप को क्या करना पड़ेगा, कम। अर्थात ऐसे समझो, आपको NaOH घोलना है तो आप इसे ठंडे जल में घोलेंगे, गर्म जल में नहीं। बस इतना समझना है। क्यों? क्योंकि NaOH को आप घोलेंगे तो NaOH से पहले से ही ऊष्मा निकलेगी, घोलने के उपरांत ऊष्मा निकलना शुरू हो जाएगी, तो और अतिरिक्त ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जैसे सोडियम कार्बोनेट या फिर लिथियम कार्बोनेट, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो ऊष्माक्षेपी पदार्थ हैं, और ऊष्माक्षेपी पदार्थ ऊष्मा का क्या करते हैं बच्चे, उत्सर्जन करते हैं। तो ऊष्माक्षेपी पदार्थ ताप वृद्धि पर उनकी विलेयता घट जाती है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं बच्चे, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। अब ऊष्मा शोषी के बारे में भी बता दिए। ऊष्मा शोषी वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो इनके लिए क्या होगा, ऊष्मा शोषी पदार्थ यदि है तो ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी बच्चे, बढ़ जाएगी। ठीक, ऐसे समझो बच्चे, जैसे हमको नमक को घोलना है तो नमक को यदि आप ठंडे जल में घोलेंगे तो उसको घोलने में समय लगेगा, लेकिन आप उसी नमक को गर्म जल में घोल के देखिए तो वह जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा बच्चे, घुल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो ऊष्मा शोषी पदार्थ होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित करेंगे तो उनकी विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये याद रखना बच्चे, अगर पदार्थ ऊष्मा शोषी है तो ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता का मान बच्चों बढ़ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा बच्चे। तो नोट में हमने लिखा है कि जैसे ये तो ठोस पदार्थ की द्रव में विलेयता होगी। मान लेते किसी गैस को घोलना हो तो यहां पे हमने लिखा ताप वृद्धि पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है बच्चे। अगर किसी गैस को किसी द्रव में घोलना है तो ताप को बढ़ाने के बजाय ताप को क्या करना पड़ेगा बच्चों, गर्म करना पड़ेगा। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार से जैसे हीलियम है बच्चे और हाइड्रोजन है, ये दो ऐसी गैसें हैं जो ताप बढ़ाने पर, ठीक फिर से बोल रहे हैं बच्चे, सॉरी बच्चों, हंसो नहीं, आगे समझेंगे बच्चे। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो ऐसी गैसें हैं जिनका ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक, ये भी ध्यान रखना, काफी ज्यादातर गैसें ऐसी हैं जो ताप वृद्धि पर विलेयता उनकी घट जाती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम इनकी विलेयता अगर बढ़ानी है तो ताप को बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम ताप वृद्धि पर इनकी विलेयता बढ़ जाती है। समझ गए होंगे बच्चे। चलिए अब हम देखते हैं दाब का प्रभाव। ठीक, दाब का प्रभाव क्या है बच्चों, तो ठोस की द्रव की, अगर किसी ठोस को द्रव में घोलना है तो उस पर विलेयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। क्या लिखिए बच्चे, ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक बच्चे, इस लाइन को फिर से समझिए। हम शुरुआत कर रहे हैं क्या, दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव में क्या पढ़ना बच्चे, ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों लगभग असंपीड्य होते हैं। ठीक बच्चे, अब असंपीड्य है क्या बच्चे, तो जिन्हें आप दाब लगाकर आयतन को कम, पहले संपीड्यता का परिभाषा सुनो, क्या होते हैं बच्चे, दाब बढ़ाकर आयतन को कम करने की क्रिया को संपीड्यता कहते हैं। ठीक, अर्थात इन्हें द्रव और ठोस को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, अर्थात लगभग ये असंपीड्य होते हैं। तो जब असंपीड्य होंगे दाब लगेगा ही नहीं, तो विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना समझ गए होंगे।
यहां पे लिखा गया बच्चे, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है। लेकिन बच्चे अगर किसी गैस को द्रव में घोलना है तो दाब बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। यह भी याद रखना है आपको बच्चे। तो गैस की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन अगर किसी ठोस को द्रव में घोल रहे हैं तो ठोस की द्रव में विलेयता दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है तीसरा पॉइंट बच्चे, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। अब विलेय एवं विलायक की प्रकृति क्या है बच्चे? तो लिखा गया, किसी विलायक में वे पदार्थ विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। मतलब यह है बच्चे कि विलेय और विलायक दोनों समान प्रकृति के होने चाहिए, तभी विलेय पदार्थ विलायक में घुलेगा, अन्यथा विलेय पदार्थ विलायक में नहीं घुलेगा। उदाहरण के तौर पर समझना बच्चों, यदि आप तेल को जल में घोलते हैं तो तेल जल में घुलता नहीं है। ठीक बच्चों, क्यों नहीं घुलता? क्योंकि तेल और जल दोनों की प्रकृति क्या होती है बच्चों? अलग अलग होती है। यदि यही दोनों की प्रकृति समान होती तो तेल जल में घुल जाता। तो बच्चों ध्यान रखना आप लोग कि दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, अर्थात विलेय और विलायक दोनों समान प्रकृति के होने चाहिए, तभी विलेय पदार्थ विलायक में घुलेगा। तो उसके लिए हमने लाइन लिखा बच्चे, समान समान को घोलता है। इस लाइन का मतलब ही यही हुआ कि अगर विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति समान है तो वह घुलेंगे, अगर असमान है तो वह आपस में घुलेंगे नहीं। उदाहरण हमने लिखा बच्चे, जैसे NaCl। NaCl आयनिक पदार्थ है, अर्थात आयनिक यौगिक है, और NaCl के समान अन्य जो आयनिक यौगिक होते हैं वे एक प्रकार के ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, और ध्रुवीय पदार्थ को यदि जल में घोला जाता है तो आयनिक पदार्थ ये आसानी से क्या हो जाते हैं बच्चे? घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि NaCl और आयनिक पदार्थ तो ध्रुवीय पदार्थ है ही, साथ में जल भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो बच्चे NaCl और अन्य कार्बनिक पदार्थ ध्रुवीय प्रकृति का और जल भी ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण दोनों आपस में घुल जाते हैं। तो शायद में बच्चे विलेयता का ये टॉपिक आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर एक आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।